हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स बिहार बोर्ड द्वारा जारी जो है मॉडल सेट का जो है कुल 10 जो है लघुत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले जो हमने जो 10 क्वेश्चन और पहले पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था, उसके बाद जो 11 to 20 क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन करेंगे। तो उसमें सबसे पहला एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में किन्हीं दो अंतरों को लिखना है। तो एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर, सबसे पहले जो इसमें पहला अंतर हम लिखेंगे, यह है वस्तु के प्रकृति से रिलेटेड, कि वस्तु के गुण से रिलेटेड। इसमें एक ही वस्तु होती है। एकाधिकार में जो सिर्फ एक ही वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन जो एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो है अनेकों वस्तु का जो हम एक से अधिक वस्तु का भी उत्पादन कर सकते हैं। और इसमें जो है हम यदि किसी वस्तु का विज्ञापन करना चाहते हैं तो वो सूचनात्मक विज्ञापन होता है। एकाधिकार में सूचनात्मक विज्ञापन दिया जाता है, लेकिन वहीं पर जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो है वहां पर जो है हमें जो है प्रतियोगी विज्ञापन चलाना पड़ता है, ये प्रतियोगी विज्ञापन देना पड़ता है। और इसमें जो हमें एकाधिकार प्रतियोगिता में जो हमें असामान्य लाभ होता है, कि हमें लाभ को जो है माप नहीं सकते, इसके लाभ जो अनिश्चित होते हैं, हमें बहुत सारा लाभ हो सकता है, समान लाभ से ज़्यादा लाभ होता है, हमें असामान्य लाभ होता है। लेकिन वहीं एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो हमें जो है सिर्फ समान लाभ ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो इसमें अनेक फर्म होते हैं लेकिन इसमें सिर्फ एक फर्म होता है। इस कारण से इसमें दीर्घ काल में भी जो है हमें असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें अनेकों फर्म के द्वारा भी दीर्घ काल में सिर्फ जो है सामान्य लाभ ही प्राप्त हो पाते हैं। तो ये था इसका एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर। अब चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन का दे रहा है संतुलन कीमत क्या है। तो संतुलन कीमत वो है कि वस्तु की ऐसी कीमत जिस कीमत पर जो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर होती है। वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति जिस कीमत पर बराबर होती है, वही कीमत जो है वस्तु की वही कीमत जो है संतुलन कीमत कहलाती है। वही कीमत संतुलन कीमत कहलाती है। कहने का अर्थ है कि जिस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए वह कीमत जो है संतुलन कीमत कहलाए। उसके बाद है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसे हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो इसमें जो होता है सीमांत उपयोगिता, तो कहने का अर्थ यहाँ पर ह्रास मतलब होता है घटना या नाश होना। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता का जो ह्रास हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे किसी भी वस्तु के प्रत्येक इकाई का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जो उस प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का अधिक से अधिक उपभोग करने पर जो है उस वस्तु के प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो ये थी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब है ब्याज दर हम निर्धारण कैसे होता है। ब्याज दर निर्धारण कैसे होता है, तो ब्याज दर का जो निर्धारण होता है वो विश्व बैंक के केंद्रीय बैंक के जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के द्वारा होता है। अब रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट जो है वो जो है किसी भी बैंक को जो है ग्राहक को कर्ज देने से पहले जो है या कर्ज की योजना निकालने से पहले जो है उसे कुछ राशि जो है केंद्रीय बैंक के पास जमा करनी होती है, या एक अनुपात में जो केंद्रीय बैंक के पास या केंद्रीय बैंक को देना होता है। तो यही जो अनुपात है, जो राशि केंद्रीय बैंक को जो है व्यावसायिक बैंक को देना होता है, वही जो रेपो रेट कहलाता है। लेकिन वहीं पर जो रिवर्स रेपो रेट है वो ये है कि जब इसका उल्टा होता है, कि इसमें जो केंद्रीय बैंक को देना पड़ता है व्यावसायिक बैंक देता है केंद्रीय बैंक को, और रिवर्स रेपो रेट में होता है ये एक ऐसा राशि अनुपात है जो केंद्रीय बैंक जो है जो किसी व्यावसायिक बैंक से जो है यदि वह कर्ज लेता है तो उसे जो राशि पहले कर्ज लेने से पहले जो चुकानी पड़ती है व्यावसायिक बैंक को, तो ये जो राशि अनुपात है, ये चुकाने वाली जो राशि है, ये जो है रिवर्स रेपो अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पर जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अनुसार जो ब्याज दर का निर्धारण होता है। उसके बाद कहा जा रहा है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में किन्हीं दो अंतरों को उदाहरण सहित लिखना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग भली भांति समझते हैं कि क्लास 12 का इकोनॉमिक्स हम शुरुआत करते हैं तो यहीं से करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो हम लोग जो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाई जैसे कि हमारा हो गया राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, या हमारे से रिलेटेड जो हम जो मानसिक वेतन पाते हैं उससे जो हम मांग की पूर्ति करते हैं, तो ये सब जो रिलेटेड है व्यक्तिगत इकाई के लिए जो रिलेटेड है वो जो हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग जो है एक अर्थव्यवस्था का जो पूरा स्तर, अर्थव्यवस्था के जो पूरे स्तर को जो हम लोग समझते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था के सभी स्तर को जो हम अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, कुल आय हो गया, विनियोग हो गया, ये सब जो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय या हमारा जो सिंगल रोजगार है, तो ये सब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। तो यही था अंतर कि इसमें व्यक्तिगत आय का इकाई का अध्ययन करते हैं, इसमें अर्थशास्त्र के पूरे स्तर का अध्ययन करते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। तो हमें जो राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, तो ये जो राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह है ये एक मॉडल है।
अर्थव्यवस्था का जो एक मॉडल है, इसे जो तैयार किया गया है अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। अर्थव्यवस्था में जो वस्तु का जो लेन देन होता है, वस्तु की कीमत, मांग, पूर्ति, इन सबको जो एक तरीके से सरल रूप से समझने के लिए, जो वस्तु के लेन देन को समझने के लिए जो है इस एक प्रस्तावित मॉडल है, जिसका अध्ययन जो हम लोग अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से वस्तु की कीमत, मांग, पूर्ति को समझने के लिए करते हैं। ये है राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। अब साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, कोई भी देश जो है एक वर्ष में, कोई भी देश एक वर्ष में जो है किसी भी एक वर्ष में जो है एक वर्ष के अंतिम उत्पाद, जो वस्तु का जो अंतिम उत्पाद से जो प्राप्त होने वाली जो आय होती है, वही जो है शुद्ध लागत पर जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाते हैं। तो ये जो एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं पर, एक वर्ष में जो है उत्पादित सभी वस्तुओं के अंतिम उत्पादित वस्तुओं पर जो है प्राप्त जो राशि होती है, तो वही जो है शुद्ध लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाती है। उसके बाद कहा जा रहा है राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय में क्या अंतर है? तो राष्ट्रीय आय हम लोग भली भांति समझते हैं कि किसी भी देश का जो है अंतिम उत्पाद जो होता है, किसी भी देश के एक वर्ष का जो अंतिम उत्पाद से जो उपभोग को जो प्राप्त होने वाली आय होती है, उपभोक्ता को जो प्राप्त होने वाली आय का जो कुल योग है, सभी उपभोक्ताओं को जो प्राप्त होने वाली जो कुल आय का योग जो है, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। वहीं पर घरेलू आय कहने करते यही शुद्ध घरेलू उत्पाद, कि ये जो है आय का जोड़ है वो जो उपभोक्ता को प्राप्त होती है, ये जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद या घरेलू आय जो है ये उत्पादित वस्तुओं को प्राप्त होती है, या उत्पादित वस्तु से हमें प्राप्त होती है, देश को प्राप्त होती है। तो ये जो एक वर्ष में किसी भी अंतिम उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त होने वाली आय है, ये घरेलू आय। लेकिन ये जो है ये उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली आय का कुल योग है, सभी उपभोक्ता देश, एक देश में जितने भी उपभोक्ता होते हैं, तो वो उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। उसके बाद कहा जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना। तो हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं और द्वितीयक क्षेत्र को हम निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। कहने करते इसमें सेवा क्षेत्र आता है, इसमें सेवा करने वाले क्षेत्र आता है, वैसा से जो हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। और जैसे हो जाता है कि स्वास्थ्य योजना, बीमा योजना, स्वास्थ्य विभाग, तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, तो ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। किसान, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र नहीं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। जैसे इसमें मत्स्य पालन हो गया, कछुआ पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, या फसल उत्पादन हो गया, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि क्षेत्र आते थे, इसमें मत्स्य पालन आदि जो उत्पादन होता है फसलों का। लेकिन द्वितीय क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र आता है, जैसे बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्री उत्पादन करना, तो किसी भी चीज़ का जो निर्माण जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है। तृतीय क्षेत्र जो है, जैसे कि अभी हमने सेवा क्षेत्र का चर्चा किया था, तो वो जो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का होता है कि वैसा क्षेत्र जो हमें सेवाएं प्रदान करते हैं, तो वो तृतीय क्षेत्र में चला जाता है। अब कहा जा रहा है नगद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात में क्या अंतर है? तो हमें जो सबसे पहले नगद कोष अनुपात समझना होगा। तो ये जो है बैंक को जो है चुकानी पड़ती है, ये जो है बैंक को, केंद्रीय बैंक को जो है चुकानी पड़ती है। जितना भी राशि व्यावसायिक बैंक के पास होता है, व्यावसायिक बैंक के पास जितना भी नगद राशि होता है, उसका कुछ हिस्सा जो है कुछ हिस्सा जो है केंद्रीय बैंक को चुकाना पड़ता है किसी भी व्यावसायिक बैंक को। तो वो जो अनुपात है, वो जो कुछ राशि जो वो चुकाता है केंद्रीय बैंक को, व्यावसायिक बैंक अपने नगद राशि का, तो वो जो है वही जो राशि है नगद कोष अनुपात कहलाता है। तो ये जो व्यावसायिक बैंक है डायरेक्ट जो है केंद्रीय बैंक को चुकाता है, लेकिन वैधानिक तरलता अनुपात में जो है ये केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को जो है, राज्य सरकार के जो वैधानिक जो फंड है या आर्थिक जो प्रतिभूतियां हैं उनकी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के फंड में जो चुकाना पड़ता है अनुपात, अपने बैंक के नगद राशि का कुछ अनुपात, तो वो जो वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। इसमें केंद्रीय बैंक को चुकाना पड़ता है, इसमें राज्य या केंद्र सरकार के फंड को चुकाना पड़ता है। इसमें यही दोनों अंतर है। तो ये था कुल 10 क्वेश्चन। अगले वीडियो में जो हम फिर इसके कुल 10 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर जो मॉडल सेट में लघुत्तरीय क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन है, वहाँ उसमें जो हमें 50 क्वेश्चन ही बनाना है। 30 क्वेश्चन जो है एक एक करके जो एक पर एक जैसे फ्री होता है, तो एक अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम जो कुल 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जो 8 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय का भी सॉल्व करेंगे।